नमस्कार। देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोकहित से जुड़ी चर्चा के कार्यक्रम संसद संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता चौरसिया। संसद के बजट सत्र में संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 राज्यसभा में एक मत से पारित हो गया। विधेयक पारित होने से 3 मानद संस्कृत विश्वविद्यालयों का केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों में उन्नयन हो गया। आइए देखते हैं विधेयक पर सदन में हुई अहम चर्चा का सारांश। श्री पीएल पुनिया जी। धन्यवाद उपसभापति जी। बहुत महत्वपूर्ण बिल है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बिल 2019। इसके माध्यम से 3 डीम्ड यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रदान करने का प्रावधान है। संस्कृत भाषा जो भारतीय संस्कृति और ज्ञान का भंडार है, वेद पुराण उपनिषद के माध्यम से त्याग तपस्या उपासना योग बीमारी को उपचार की विधि संस्कृत भाषा के माध्यम से इनके हमें वैदिक काल से उपलब्ध है। संस्कृत शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और सरकार को इसकी चिंता भी है, इसलिए बिल लेके आए हैं। ये 3 डीम्ड यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, श्री लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ, तिरुपति स्थित राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जा रहा है। जहाँ तक मुझे सूचना है 15 राज्यों में 18 संस्कृत विश्वविद्यालय हैं, लेकिन सरकार ने केवल 3 विश्वविद्यालयों को ही केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का निर्णय लिया है। इसकी संख्या और बढ़ाई जा सकती थी। और जो सबसे पुराना संस्कृत विश्वविद्यालय जो 1791 में स्थापित हुआ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है, ये विद्यालय में महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम के 1200 से ज़्यादा संस्कृत मीडियम स्कूल और कॉलेज जुड़े हुए हैं। और सबसे पुराना संस्कृत विश्वविद्यालय होने के बावजूद उससे वंचित रखा जाना, ये मुझे बहुत ही आश्चर्यजनक बात लगती है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में क्या क्या हो रहा है ये आप सब जानते हैं, और विशेष रूप से मैं बहुत एक सीमित दायरे तक ही सीमित रखना चाहूँगा अपनी बात को कि केंद्रीय विद्यालयों में आरक्षण के नियमों का अनुपालन नहीं होता है। टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ उनको आउटसोर्सिंग से लिया जाता है। 4 अगस्त 2016 में एक अनस्टार्ड क्वेश्चन पूछा था जिसमें जवाब दिया गया कि आरक्षित श्रेणी सहित पदों को भरने का दायित्व केंद्रीय विश्वविद्यालयों का है और जो संबंधित संसद के अधिनियमों के अंतर्गत सर्जित स्वायत्त निकाय हैं कि वो ऑटोनोमस बॉडी हैं, वो वही इसका तय करेंगे, वही इसको भरेंगे। तो मेरा सुझाव ये था, अगर यही बात है तो कम से कम ये 3 कानून बन रहे थे, इसमें इतने लंबा चौड़ा प्राविधान किया है, उन्हीं में प्राविधान कर देते कि ये यूनिवर्सिटी आरक्षण का पालन करेंगे, बैकलॉग भरेंगे और इस तरह से करेंगे। श्री ए नवनीत कृष्णन जी। Really, I welcome this bill. Number 1, past glory of any language is good, but at the same time we are living in the technological era. Then now the artificial intelligence and the machine learning is the order of the day. So we must improve all the languages which is useful or friendly to the technology, modern technologies. Now my humble submission would be the past glory also to be preserved. So now I welcome this bill. That is why I said I welcome this bill. At the same time, I would like to draw the kind attention of the HRD, Honorable HRD Minister, to the Tamil culture and Tamil language and its richness. This university is very much needed fund. So I request, very humbly request, the Honorable HRD Minister to sufficiently provide fund to the Tamil University. So once again, I request the Honorable HRD Minister
to visit Tanjavur, especially Saraswati Mahal Library. The richness of that library can be made known only by visit, not by reading the papers. So it represents the Tamil culture. It is having literature of all the languages of India and other countries also. So I humbly request the HRD Minister to take care of Tamil culture and also to take appropriate steps to protect the richness of the Tamil. Thank you, sir. Thank you. Sri Dr. L. Hanmantaya. Thank you very much, sir. Sir, there are about 18 classical languages in the world. Sanskrit is one among them. In India, we have 6 classical languages. Sir, Kannada classical language has been granted in the year 2008, sir. I wanted to ask the minister, sir, when I was the Kannada Development Authority chairman in Karnataka, we have led a delegation to grant autonomy to the classical language of Kannada, and many delegations have come. So far, I request the Honorable Minister, as on date, the autonomy has not been granted to Kannada language so far. Sir, on the other hand, you have taken lot of interest in making the deemed universities of Sanskrit into the central universities. Sir, I am not against any language, sincerely. Let us develop every language. In the other house, you have said, Ek Bharat, Shreshth Bharat. Sir, I fully agree with you. Ek Bharat and Shreshth Bharat will happen when? When only Sanskrit develops, will it become Ek Bharat and Shreshth Bharat? All the Indian languages has to develop. We must respect all the Indian languages, then only the Shreshth Bharat will come into the existence. Sir, I wanted to bring it to your kind notice. Sir, how many Sanskrit departments in the country working in different universities? Sir, I have the information. In many of the universities, there are 2 students and 20 professors. Sir, this is the state of affairs in the country. And in many universities, the Sanskrit department has closed because there are no students. Yes, if you want to develop Sanskrit, I have no objection. Make an international standard university of Sanskrit. Develop the language and say that this is our ancestral legacy that we are developing. We have absolutely no objection. Sir, I wanted to ask you one more question. In these 3 universities, how many students are studying and what are the posts sanctioned and how will you going to fill up those sanctioned posts? Sir, I have the information. There are no people who are eligible to become professors and assistant professors in the country. That is the position. When such is the case, why are you converting all the universities into central universities? Please look at the other universities. Mr. Deputy Chairman, first of all, wish to express my appreciation and thanks to the Prime Minister and the Minister for Human Resource Development to have established for the first time a central university on Sanskrit. Mr. Deputy Chairman, I would first like to begin by referring to the Constitution. Article 343, Chapter 17. The official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script. Now, Devanagari is the script of Sanskrit. Then, Article 351, which says that for the expressions used in Hindi and other languages of India specified in the 8th schedule and by drawing wherever necessary and desirable for its vocabulary primarily from Sanskrit. So therefore the Hindi, which is an official Hindi, has to be based on Sanskrit vocabulary and shall use the Sanskrit script, which is Devanagari, which is also used by Marathi, which is also used by Nepali, and of course today Hindi and Sanskrit. So 4 languages use the Devanagari script. But
and Konkani, which doesn't have a script of its own, has adopted Sanskrit, the Devanagari. And the other languages' scripts also draw from the Sanskrit formulations of the Devanagari script. For instance, because they all come from Brahmi. This is common. Take Tamil. If you write ka, you write like that. If you want say ki, you put a matra. And if you want to say ku, you put a matra under. As the same thing in Devanagari also. You write ka and ki, you put a matra and a ku under. So there was a period of time when all these languages were connected. But today, those people who say that Sanskrit is a dead language are themselves intellectually dead. Because I can show you what is happening in the West regarding Sanskrit. I went to, for the sake of availability, I tested my knowledge with Google. And I typed on it, Sanskrit and artificial intelligence. And I got a reference to the NASA, National Aeronautics and Space Agency, United States, whose Journal of Artificial Intelligence has an article by their director called Briggs, B-R-I-G-G-S, who says after 20 years of research on how to store knowledge in the computer so that it can be used for artificial intelligence. It can be used in a computer-controlled robot. And this is what he concludes. 20 years they search for language because if you use English in storing knowledge in a computer, and then in future sentences are used from English, the computer will get confused because P-U-T put and B-U-T but. So there is a phonetic difference and the robot gets confused. So therefore, he says, there is at least one language, Sanskrit, which for the duration of almost 1,000 years was a living spoken language with considerable literature of its own. Beside works of literary value, there's a long philosophical and grammatical tradition that has continued to exist with undiminished vigor until present century. Among the accomplishments of the grammarians can be reckoned a method of paraphrasing Sanskrit in a manner that is identical not only in essence, but in form with the current work on artificial intelligence. So now NASA has made teaching of Sanskrit compulsory if you want to study artificial intelligence. Now, I also came to know that there is a school very famous school in London by name St. James School. It's a pure white school in the sense only people who are from the English Anglo-Saxon community are members of, students there. I went to London to check up what I'd heard, that in that school, children between the ages of 6 to 11 every morning are made to recite for half an hour Sanskrit shlokas. Why are they teaching it? Because the principal says that my research shows that if between the ages of 6 to 11 children recite Sanskrit shlokas of a particular kind, their brain development is superior to anybody else's. That is why I have made it compulsory. Mr. Deputy Chairman, the question of Sanskrit and Tamil has been raised here. Now, if you see the dictionary of Tamil to any other language and compare it with Sanskrit, you will find 40% of the words between Tamil and Sanskrit are common. Now, you see, the two great, very well-known judges of the Supreme Court, one was Justice A.K. Ganguly, and the other was Markandeya Kattu. They have a judgment in 2004, which is reported judgment, where they have devoted several pages to say that it is a great misfortune for this country that the logic used in courts
is based on English law. And then they quoted from Mimamsa, how you can get different meanings from the same thing because of the knowledge of Sanskrit. So they advocate that even in the courts of India in the future date, the language of arguments should be based on Sanskrit. So this is something which I am not saying, the judges of the Supreme Court are saying. In conclusion, I request our minister that now that a central university has been created, let him ensure that every Kendriya Vidyalaya has an option to learn Sanskrit, whether it is in Tamil Nadu or is in Kashmir. श्रीमती छायावन। ये जो महत्वपूर्ण बिल आया है, ये बिल बहुत ही अच्छा बिल है और इस बिल के संबंध में मैं कहना चाहूँगी कि आप 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि हम केवल 8वीं तक संस्कृत को अनिवार्य रखे हैं और हाई स्कूल में संस्कृत को आपने ऑप्शनल कर दिया है, तो आपको अच्छे बच्चे कहाँ से मिलेंगे। मैं कहना चाहूँगी कि आप 12वीं तक संस्कृत को अनिवार्य कीजिए। और दूसरी बात, अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में पहले मध्य प्रदेश में था तो 14 विद्यालय था, बंटवारे में हमें 4 विद्यालय ही मिला, जहां प्रोफेसरों की कमी है, लेक्चरर लोग की कमी है और जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें संस्कृत का पोस्ट बहुत कम निकलता है, तो बच्चों की संख्या धीरे धीरे कम होते जा रही है। अगर हम संस्कृत को बढ़ावा देना चाहते हैं तो उसको प्राइमरी स्तर से ही उसके अध्यापन के लिए पर्याप्त स्टूडेंट रखने पड़ेंगे और स्कूलों की, महाविद्यालयों की जो हालत जर्जर हो चुकी है उस महाविद्यालय को भी बहुत अच्छा बनाना होगा। और मैं कहना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ में अभी केवल 4 विद्यालय है, उसको बढ़ा के आप 10 करें, हमारी सरकार की मांग भी है। और एक यूनिवर्सिटी बनाएं ताकि वो रविशंकर यूनिवर्सिटी में अभी एग्जाम देने जाते हैं, उनका अपना स्वतंत्र का यूनिवर्सिटी हो। संस्कृत भाषा 4 वेद और 18 पुराण और दर्शन शास्त्र, मीमांसा, इतने अधिक संस्कृत के ग्रंथ हैं जिसके कारण हमारा भारत देश एक जमाने में विश्व गुरु कहलाता था। लेकिन आज संस्कृत की जो सम्मान होना चाहिए, हमारी देववाणी का जो सम्मान होना चाहिए, कहीं ना कहीं उस सम्मान में कमी आई है, उस सम्मान में गिरावट आई है। एक जमाने में जब ये इस संस्कृत भाषा को एक जाति विशेष की भाषा समझा जाता था, अगर हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो इसको सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबका साथ सबका विकास जो आप बात करते हैं, जो नारा देते हैं, उस नारा को जब सार्थक करेंगे तभी उस विद्यालय को महाविद्यालय और केंद्रीय दर्जा देना सार्थक होगा। जारी है राज्यसभा में संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 पर हुई अहम चर्चा का सारांश। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जारी है संसद संवाद। संस्कृत में यदि हमारे ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, वेद, पुराण, उपनिषद ये सब कुछ है, तो आज आवश्यकता आ पड़ी श्रीमान कि आज उसको नवाचार के साथ पूरी दुनिया में आगे बढ़ाने की, और इसीलिए इन 3 संस्कृत विश्वविद्यालयों को श्रीमान हम लेकर के आए। COVID-19 has been described as a pandemic by the World Health Organization. What does that mean? Characterizing COVID-19 as a pandemic is not an indication that the virus has become deadlier. Rather, it is an acknowledgement of the disease's geographical spread. राज्यसभा में 3 मानद संस्कृत विश्वविद्यालयों के उन्नयन के लिए प्रस्तावित संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 ध्वनिमत से पारित हो गया। सदन में हुई चर्चा में कुछ सदस्यों ने अन्य भारतीय भाषाओं के विकास को भी समान महत्व देने की मांग की। वहीं ज्यादातर सदस्यों का मानना था कि संस्कृत
हमारी संस्कृति का हिस्सा है और भारतीय ज्ञान विज्ञान दुनिया तक पहुंचाने का माध्यम है। आइए देखते हैं चर्चा का सारांश। Now ministers reply, please. No, not allowed. Please, ministers reply. ये व्यक्तिगत सजेशन आप दे दीजिए। उपाध्यक्ष महोदया, सर्वप्रथम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 इति विषये चर्चायां महत्वपूर्ण विचारे योगदानं ये कृतं तेषां राज्यसभा सदस्यानाम् अहं हृदयेन धन्यवादं करोमि। आनो भद्राः कर्तवो यन्तो विश्वतः इति वैदिक उद्घोषः अस्माभिः श्रुतः। तात्पर्यम् अस्ति यत् कल्याणपूर्णा ये भावाः ते विश्वतः अर्थात सर्वतः आयन्तु। अतः अस्माकं मार्गदर्शनं कर्तुम् उत्थितानां सर्वेषां सदस्यानां कृते अहं विनम्रभावेन कृतज्ञतां प्रकाशयामि। श्रीमन् एतद् प्रसिद्धम् अस्ति यत् भारतस्य संस्कृतेः मूलः संस्कृतं भाषायाम् अस्ति। भारतस्य परिचयः संस्कृतद्वारा संस्कृतिद्वारा च जायते, संस्कृतिश्च संस्कृतस्य अवधारणा विद्यते। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा संस्कृतिः संस्कृताः आश्रिताः। प्राचीन काले अस्माकं देशः विश्वगुरुः आसीत् इति सर्वे जानन्ति। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् जर्मनः स्वं स्वं चरितं शिक्षणं पृथिव्यां सर्वमानवा। श्रीमन् विश्वस्य विभिन्न देशेभ्यः छात्राः आगत्य अस्माकं देशे सुसंस्कृतस्य अध्ययनं वेदानां वेदाङ्गानां दर्शनाम् आयुषो वेदः आयुर्वेदः तस्य च अध्ययनं तक्षशिला नालन्दा विक्रमशिला आदिषु अन्य विद्याकेन्द्रेषु कृतवन्तः। अस्माकं शास्त्रेषु विद्यमानं ज्ञानं सर्वेषां कल्याणं विद्यते, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय च विद्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्रीमन् अस्माकं शास्त्राणाम् अध्ययने सर्वप्रथम सर्वेषां कल्याणं प्रार्थना क्रियते। ओम सेना भवतु, सैनो भुनक्तु, सैवीर्यं करवावे, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषामहे। श्रीमन् अस्तो मा सद्गमयः, तमसो मा ज्योतिर्गमयः, मृत्यो मा अमृतं गमयः। श्रीमन् अयं निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। श्रीमन् यदि पूरी दुनिया में वसुधा में यदि कोई है तो केवल हिंदुस्तान है, और वो भारत की संस्कृति है जो पूरे विश्व को एक कुटुंब में बांधती है। और इतना ही नहीं श्रीमन्, मैं समझता हूं कि ये जो विश्व का विश्वम अस्माकं परिवार अस्ति, पूरे विश्व को जयराम रमेश जी मैं कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व को भारत की संस्कृति ने श्रीमन् एक कुटुंब के रूप में माना है। और ये हमारी संस्कृति है, क्योंकि भोगवादी संस्कृति, ये भोगवादी संस्कृति श्रीमन् विश्व को एक बाजार बनाती है, बाजार मानती है, उत्पादों की भरमार है, जिसके पास बेशुमार पैसा है उसी का ये अधिकार है, ये उनका चिंतन है। लेकिन हमारा चिंतन भारतीय चिंतन श्रीमन् और जो संस्कृत में समाया है, विश्व एक परिवार है, सहज जीवन इसका आधार है, जिसके पास सत्य अहिंसा प्रेम और सौहार्द है, इसी पर उसका अधिकार है। सभी सदस्यों को मैंने एक एक विषय करके श्रीमन् सुना। मैं पहले तो बहुत विनम्रता से अनुरोध करना चाहता हूँ श्रीमन् कि ये भाषा का प्रश्न नहीं है। इसे तो हमारी गवर्नमेंट श्रीमन् सभी भारतीय भाषाओं की पक्षधर, जो भारतीय भाषाएं 22 अनुसूची 8 में वर्णित है श्रीमन्, चाहे तमिल है, तेलुगु है, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगाली, जिसमें संस्कृत, उर्दू, जितनी भी 22 भारतीय भाषाएं हैं उसमें अंग्रेजी भारतीय भाषा नहीं है। हम इन सभी भारतीय भाषाओं को सशक्त करने के हमेशा पक्षधर हैं। लेकिन ये जो संस्कृत भाषा का विषय है श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ क्या ऋषि कर्नाड ने परमाणु संरचना का जो प्रथम प्रकाश डाला 6वीं सदी में, उसके सब सारे ग्रंथ संस्कृत में नहीं है। तो यदि आज ऋषि कर्नाड को पूरी दुनिया जानती है तो वो भाषा कौन सी है? मैं कहना चाहता हूँ बौधायन थे श्रीमन्, भारत के प्राचीन गणितज्ञ थे जिन्होंने 100 सूत्र से सहित तमाम सूत्रों को दिया
ये किस भाषा में है श्रीमान? भाषा केवल भाषा नहीं, ये वो वैज्ञानिक है श्रीमान, चरक आयुर्वेदा, आयुर्वेदा। आज पूरी दुनिया आयुर्वेद के पीछे श्रीमान खड़ी है। अंततः गोता चरक संहिता किस भाषा में है श्रीमान? श्रीमान आर्यभट्ट ज्योतिष और गणित के वो विद्वान रहे हैं श्रीमान, पूरी दुनिया जानती है श्रीमान। वो ग्रंथ किस चीज में, संस्कृत में नहीं तो किस चीज में है? और श्रीमान वो भी 476 से ले 550, ये चौथी सदी में, चौथी 5वीं सदी की बात कर रहा हूँ श्रीमान मैं, जिसको दुनिया मानती है। नागार्जुन, ये नागार्जुन महान रसायन शास्त्री थे श्रीमान, ये 9वीं सदी में पैदा हुए। इसके ग्रंथ कहाँ है, किस में है श्रीमान? सारे संस्कृत में थे। ये महर्षि पतंजलि, जिसको आज योग के बारे में हम कहते हैं और योगा कर्मशु कौशलम की बात करते हैं श्रीमान, जिस योग ने आज पूरी दुनिया को हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, क्योंकि ये जो ईश्वर की सबसे सुंदरतम कृति मनुष्य है, उसको यदि ठीक रखना है तो उसके लिए योग, उसका तन और मन को ठीक करने के लिए योग। आज पूरी दुनिया के 191 देश हिंदुस्तान के पीछे इस योग में खड़े हैं श्रीमान। महर्षि पतंजलि आखिर वो योग किन ग्रंथों में है? 12 मिहिर श्रीमान जल विज्ञान और भू विज्ञान के उतने बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, उनके जितने ग्रंथ हैं वो किस में है श्रीमान? महावीराचार्य 20 गणित के और तमाम आप श्रीमान इससे विज्ञ होंगे कि 8वीं सदी के ये भारतीय गणितज्ञ, ये सारे के सारे तो संस्कृत में है श्रीमान। श्रीधर आचार्य से लेकर के श्रीमान, यदि मैं सिर्फ इतना पढ़ना चाहूँ, चाहे पिंगल हो चाहे सुश्रुत, जो शल्य चिकित्सा का जनक वो सुश्रुत थे, वो कब के हैं श्रीमान और वो किस भाषा में? इसको भाषा के साथ जोड़ करके हमारे देश की सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने हमको मानसिक गुलामी के तहत भी किया, आज उससे उभरने की जरूरत है। और इसलिए यदि हमारी गवर्नमेंट ने ये कहा 2014 में कि ये 3 संस्कृत विषय संस्कृत नहीं पढ़ाते, वो सभी विषयों को पढ़ाते श्रीमान, वो संस्कृत नहीं पढ़ाते, वो विज्ञान भी पढ़ाते हैं, ज्योतिष भी पढ़ाते हैं, वो रसायन भी पढ़ाते हैं। ये तो भाषा, आज यदि श्रीमान मैं ये कहूँ कि अंग्रेजी में जितने भी स्कूल बोलते हैं वो अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो तब तो इस देश में हजारों लाखों करोड़ जो पैसा चाहे स्कूलों में किसी के वेतन पर जा रहा है, चाहे अवस्थापना पर जा रहा है, तब तो ये माना जाएगा कि ये सारा का सारा पैसा अंग्रेजी पे जा रहा है। श्रीमान विषय इस बात का नहीं है श्रीमान। भास्कराचार्य द्वितीय गुरुत्वाकर्षण के बारे में उन्होंने तब चर्चा की थी, वो 11वीं सदी में की थी श्रीमान। वो संस्कृत के ही जो उनका ग्रंथ है सिद्धांत शिरोमणि, वो 6वें श्लोक में उन्होंने उस जमाने में 11वीं सदी में कहा था श्रीमान। इसलिए श्रीमान ये जो भारत है श्रीमान, इसको विश्वगुरु कहा गया है श्रीमान। ये ऐसे विश्वगुरु नहीं कहा गया है, ज्ञान विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में श्रीमान इसको हर दिशा में लीडरशिप दी है मेरे हिंदुस्तान ने। समय की थपेड़ों के साथ गुलामी ने भले ही हमको, चाहे वो मुगल शासक रहे हों चाहे अंग्रेज रहे हों, हमारी जड़ों से हमको दूर करने की कोशिश की, लेकिन श्रीमान यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो यही बात है श्रीमान, ये बात है जो हमारा गौरव है श्रीमान। और इसलिए श्रीमान मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये जो 3 संस्कृत के डीम्ड विश्वविद्यालय थे, ये 60 में किसने बनाए श्रीमान? 60 में 70 तक कौन थे? राधा कृष्णन जी सहित किन किन लोगों ने, गांधी जी सहित रमन, सीवी रमन ने क्या कहा था श्रीमान? सीवी रमन जो इस देश के भारत रत्न और प्रख्यात वैज्ञानिक रहे हैं और नोबेल विजेता रहे हैं, उन्होंने कहा था श्रीमान संस्कृत के अध्ययन के बिना एक सच्चे भारतीय और सच्चे विद्वान व्यक्ति नहीं बन सकते। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ श्रीमान, ये सीवी रमन ने कहा। श्रीमान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या कहा? हमारी पूरी संस्कृति, साहित्य और जीवन तब तक अधूरा रहेगा जब तक हमारे विद्वान, हमारे विचारक और हमारे शिक्षाविद संस्कृत से अनभिज्ञ रहेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं। फखरुद्दीन अली अहमद ने श्रीमान कहा कि संस्कृत किसी संप्रदाय या पंथ की भाषा नहीं है, या हर भारतीय की भाषा है। श्रीमान मैं सोचता हूं, श्रीमान जो अरबिंदो आश्रम के श्रीमान ने कहा संस्कृत हमारे रक्त से बहती है, या केवल संस्कृत है जो एकता को स्थापित करती है। और जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा श्रीमान, अगर मुझसे पूछा गया कि भारत के पास सबसे बड़ा खजाना कौन सा है और उसकी सबसे बड़ी विरासत कौन सी है, तो मैं इस बात को बेबाकी से
जवाब दूंगा कि यह संस्कृत भाषा है, साहित्य है और यह इसी में सम्मिलित है, इसकी शानदार विरासत है। मैं सर बहुत आभारी हूं कि सब लोग आज संस्कृत के इस बिल पर बहुत अच्छे से विचार हुए हैं, लेकिन जहां दो चीजें थी श्रीमान कि ये केवल भाषा का विषय नहीं है, इस पे संस्कृत पे जरूर और व्यापक चर्चा होनी चाहिए, इसके ज्ञान विज्ञान और अनुसंधान पर चर्चा होनी चाहिए। तो ये खुशी के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ श्रीमान, अभी चर्चा हो रही थी कि यहाँ 1 लाख 1.5 लाख केवल संस्कृत 15,000 संस्कृत छात्र हैं, 120 विद्यालयों के हजारों महाविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जाती है और जो 20 संस्कृत के विश्वविद्यालय हैं उसमें 5 करोड़ छात्र इसमें संस्कृत पढ़ रहे हैं। श्रीमान, मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, ब्रिटेन, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, जापान, अमेरिका के अनेक प्रांत और नेपाल, चीन, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, मॉरिशस, भूटान, मंगोलिया, ईरान, सऊदी अरब, अबू धाबी सहित दुनिया के अधिकांश स्थानों पर आज संस्कृत पढ़ाई जा रही है। और इतना ही नहीं, मैं समझता हूँ कि जो चाहे सिडनी का विश्वविद्यालय बहुत बड़ा केंद्र उसने बनाया है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने सबसे बड़ा केंद्र बनाया है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का केंद्र देखने लायक है संस्कृत का।